अब सुनो, ये तो प्रमेय की बात हो गई। अब अपने साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आयुर्वेद के जो लोग हैं वो बायोलॉजी से आए और वो सब क्या करते हैं, प्रमेय को कोरिलेट कर देते हैं डायबिटीज। डायबिटीज के तो दो टाइप होते हैं, ज्यादा ज्यादा अगर तुम जुवेनाइल मानो तो 3 हो जाएंगे। प्रमेय के तो 20 प्रकार। डायबिटीज तो एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। मैं डायबिटीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, ये बॉडी सेल है और इस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल के ऑर्गन है, ठीक। अब इसमें जूम कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको। अब इन ऑर्गन में एक होता माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस कोशिका की बैटरीज है जिसको एनर्जी देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसको स्टोर करते हैं, एटीपी। इसका मतलब जो खाना अपन खाते हैं वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, एटीपीज में। और ग्लूकोज से एटीपी बनता है तो एक साइकिल चलता है, क्या बोलते हैं उस साइकिल? अरे बोलो, किसी को याद है? 8वीं 10वीं 12वीं का होगा, क्रेब साइकिल, सबको पता है ना। ये बेसिक बात हो गई, ABCD। अब बात को समझो, ये आर ने लिया, ये आमाशय है, आगे ड्यूडेनम से जुड़ गया और ये पूरा जीआई का पोर्शन ऐसे होगा। अब बड़ी बड़ी बात ये है कि जो भी खाना अपन इंटेक करेंगे वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर के पास जाएगा या पोर्टल वेन सिस्टम से होता हुआ हार्ट के पास जाएगा। हार्ट के एट्रिया से हो जाएगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा उस ब्लड में, और वो ब्लड जो है वो बॉडी के एक एक टिश्यू और एक एक सेल के पास में जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो खाना आया वो जब एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसका पाचन हुआ, तो अब अगर वो ब्लड में है तो वो ग्लूकोज फॉर्म में है। अब मान लो ये रक्तवाही नलिकाएं हैं और ये आगे जाके फिर बाइफरकेट होती है, फिर होती है। मान लो इस कोशिका के पास में ब्लड और ऑक्सीजन लाने वाली जो रक्त केशिका है वो ये है। अब यहां ब्लड आया और उस ब्लड के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशंस प्लस क्या है, शुगर, ये ब्लैक वाली शुगर है। लेकिन ये जो सेल वॉल है ये शुगर को डायरेक्ट एंट्री नहीं करने देगी अंदर। अगर इस कोशिका को ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज ब्लड के थ्रू आएगा, वो अगर एंट्री लेना चाहता है तो यहां पर लॉक एंड की का कंसेप्ट काम करेगा। इस कोशिका की जो झिल्ली है उसके थ्रू अगर पार जाना है तो यहां पर अपने को क्या चाहिए, अरे बोलो क्या चाहिए? यस, इस कोशिका के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इतने बड़े नहीं होते हैं लेकिन अब दिखाने के लिए बड़े बना लो। मान लेते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स है। इन इंसुलिन रिसेप्टर्स पे इंसुलिन हार्मोन जुड़ता है। जैसे ही इंसुलिन यहां जुड़ता है, यहां पर
शुगर के लिए ओपनिंग हो जाती है, एंट्रेंस बन जाता है। अब इसको कैसे ही समझो, जब इंसुलिन रिसेप्टर पे इंसुलिन जुड़ेगा तभी बाहर की जो ब्लड की शुगर है वो अंदर जा पाएगी, और शुगर अंदर जाएगी, क्रैब साइकिल शुरू होगा, एटीपीज बनेंगे और उससे माइटोकॉन्ड्रिया चार्ज होंगे, और वो चार्ज हुए माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल को एनर्जी मिलेगी अपनी मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक जो भी क्रियाएं इसके अंदर होती है, जिस भी काम के लिए कोशिका जो है बनी थी। आई बात समझ में? अब शरीर के अंदर इंसुलिन बनाने का काम किसका है? जल्दी बोलो, कौन बनाता है इंसुलिन? अरे बोलो। पैंक्रियास। अब जो ये आपका ये मान लो, अबे ये जो डुडनम का सेकंड पार्ट आता है ना, यहाँ पैंक्रियास फिट रहता है। अब इसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल होती है, बीटा सेल, वो इंसुलिन बनाती है, और ये इंसुलिन ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाता है? इन रिसेप्टर पे जुड़ने के लिए। अगर ये है तो शुगर ब्लड से कहां चली जाएगी? एक एक कोशिका में उसको न्यूट्रिशन और एनर्जी देने के लिए। और अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि भूख तो अपन को लग रही है, खाना खा रहे हैं। लेकिन कोशिका जो है उसकी स्थिति कैसी है पता है? कि जोमेटो वाला गेट पे खड़ा है और चाबी नहीं है और बहुत भूख लगी हुई। अब अगर कोई ये कहे कि उसके गेट पे तो 10 जोमेटो वाले खाना लेके खड़े थे, फिर वो भूखा कैसे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका गेट ही नहीं खुल रहा हो तो। ये जो कोशिका है इसकी हालत ठीक वैसी है। अब जब बहुत ज्यादा जोमेटो वालों की भीड़ गेट पे हो जाएगी तो क्या होगा? कोई जोमेटो वाला गेट के पास खड़ा रहेगा, कोई बाहर चेयर ढूंढेगा, कोई सीढ़ियों पे बैठ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। ठीक वैसा ही होता है ब्लड के अंदर। ये ब्लड, ये रक्तवाही नलिका, ब्लड शुगर लेवल राइज होने लगता है, और जो निश्चित एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो एक निश्चित मात्रा दी गई है शुगर की, फास्टिंग पीपी दोनों की, उससे ज्यादा मात्रा अगर वहां हुई तो उस व्यक्ति को अपन कहेंगे इसको डायबिटीज मेलाइटिस। आई बात समझ में? अब ये डायबिटीज मेलाइटिस भी दो तरह का होता है। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 एंड डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड, जल्दी, टाइप 1 को और क्या कहते हैं? अरे कुछ कहते हैं कि नहीं कहते? यस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 होता है इंसुलिन, सॉरी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब टाइप 1 ये है जो अपन ने पढ़ा। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर टाइप 2 क्या है? टाइप 2 में जो इंसुलिन बनता है वो रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं पाता। अब इसमें दो बातें, एक चाबी है, उसी ताले की ताला नहीं खुल रहा है,
या तो ताले में खराबी आ गई अब, या अब चाबी में खराबी आ गई। तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, क्योंकि सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, ये वाले जो रेड वाले, इनसे ये इंसुलिन जुड़ ही नहीं रहा। अब इंसुलिन की मात्रा तो रोगी के शरीर में प्रॉपर है, लेकिन फिर भी सेल्स तक खाना नहीं पहुंच रहा। मतलब एक कोई आपका रिश्तेदार कहीं से ढूंढ के चाबी तो ले आया, लेकिन वो चाबी जंग लगी हुई है। अब फिर गड़बड़, चाबी भी है, ताला भी है, खाना भी है, फिर भी अंदर जो लॉक के है वो आदमी भूखा है। ये डायबिटीज मेलाइटिस की कहानी है। इस डायबिटीज मेलाइटिस में जो टाइप फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट, उसका जनरली जो कारण होता है वो ऑटो इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यूनिटी, और उस ऑटो इम्यूनिटी के कारण बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब बॉडी जो है वो खुद के पार्ट को ही फॉरेन बॉडी पार्ट समझने लगती है, और इस बार शिकार बनता है बीटा सेल। तो अगर बॉडी खुद की बीटा सेल को ही फॉरेन बॉडी पार्टिकल समझेगी, तो इन बीटा सेल को एंटीजन मान के और इन पर एंटीजन से रिएक्ट करवाएगी, और ये एंटीजन लाइसोसोम सिक्रेशन करेंगे, और उस लाइसोसोम से बीटा सेल मर जाए। बीटा सेल नष्ट हुई, इंसुलिन का अमाउंट कम हुआ, हो गया डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1। ये जनरली यंग एज में या बच्चों को हो जाता है। जो यंग एज में होता है, जो बच्चों को डायबिटीज होता है, वो टाइप 1 ही होता है 99.99%। अब जिन लोगों में डायबिटीज मेलाइटिस को बढ़ाने वाले फैक्टर्स ज्यादा है, जैसे आनुवंशिकता, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वर्कआउट नहीं, तो ऐसे लोगों में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की लाइफ स्टाइल से चेंज हो जाती है, तो बनने वाला इंसुलिन भी बेचारा वहां जुड़ नहीं पाता। इसलिए ये वाला जो डायबिटीज है टाइप 2, ये होता है 40+। अब अगर टाइप 2 वाला आदमी अपनी लाइफ स्टाइल सुधार ले, सुबह 1-1.5 घंटा घूमना शुरू कर दे, खाने में शुगर और कार्ब दोनों की मात्रा कम कर दे, वर्कआउट शुरू कर दे, आयुर्वेदिक औषधियां लेना शुरू कर दे, तो ये आदमी बिना दवाई के 10 साल और खींच सकता है। और हल्की सी शुगर बढ़ी, हल्का सा चक्कर वक्कर आने लगा और भागा किसी डायबिटीज वाले पे, उस पे डॉक्टर पे, उसने चला दी मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड। अब शुरू हो गई, मात्रा बढ़ती गई, और इन मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड ने क्या करा, उसके पेट में अल्सर कर दिए। पहली बात, नोजिया उसको हमेशा रहता है, कभी कभी वोमिटिंग होती है, इंडाइजेशन, हेडेक, और मजे की बात सुनो, वेट को भी बढ़ाती है। वेट बढ़ने से टाइप 2 हुई थी। उसके अलावा लॉस ऑफ लिबिडो, या आप कह दो उसको नपुंसकता को प्रमोट करती है ये ड्रग्स मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड। इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस के जिन रोगियों में लंबे टाइम से मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड चल रही है, उनमें ईडी की प्रॉब्लम कॉमन है। लेकिन अपने आयुर्वेद में एक ऐसा कंपाउंड है जो डायबिटीज मेलाइटिस में भी बेस्ट है और ईडी में भी बेस्ट है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्पेशली मेल के अंदर जो नपुंसकता है उसकी बात है। और वो कंपाउंड कौन सा है, कोई बता सकता है? किस कंपाउंड की बात कर रहे हो? जो डायबिटीज और ईडी दोनों को क्योर करता है, ऐसा कोई कंपाउंड है बहुत फेमस। नो, शिलाजीत, तो यस। डायबिटीज मेलाइटिस पे मेरा थीसिस वर्क था, बहुत सारे जो बच्चे उनको शायद पता भी होगा। तो उसमें एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया था मैंने,
और उसके अंदर जो कंटेंट लिए थे वो थे सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, गुड़ूची, हल्दी, मेथी और गोमूत्र घन, करेला स्वरस की भावना और शिलाजीत। इन सारे कंटेंट्स एक टैबलेट बनाई थी। टैबलेट के रिजल्ट इतने शानदार थे। रीजन ये था कि इन सब का घन था। घन बनाने में बहुत माथा फोड़ी है ना। तो घन बनाया, फिर उसके अंदर शिलाजीत मिलाया और ये पाया गया कि जिन लोगों को 2 साल से लेकर 5 साल तक टाइम हो गया डायबिटीज है और जो मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड खा रहे हैं, उन रोगियों की मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड विड्रॉल करनी पड़ी, क्योंकि इस कंपाउंड को साथ में देने पर वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने लगे। आपका कोई रोगी हो या आपके घर में परिवार में कोई भी हो, इतनी माथाफोड़ी नहीं भी कर सको तो एक काम करना, एक टैबलेट आती है अपनी चंद्र प्रभावटी, है ना, एक आती है शिवा गुट्टी का। इन दोनों के अंदर शिलाजीत होता है खूब। ये चला देना 2-2 गोली कोई भी खाने से पहले। और ये जो कंटेंट है इनका पाउडर सम भाग में बराबर बना के और 5 किलो के लगभग हो जाए, मतलब 500 ग्राम ले लेना इनको लगभग, और उसको सुबह शाम देना। अब देने का तरीका क्या है, 7 से 10 ग्राम पाउडर ताम्र पात्र में, जब आपको पेशेंट को देना उससे 12 घंटे पहले एक ताम्र पात्र में लगभग 400 ml पानी के अंदर उसको डाल देना, 7 से 10 ग्राम को, और भिगो के रख देना। जैसे शाम को लेना है तो उसके लिए सुबह भिगोना। तो अब कहीं ना कहीं से इनिशिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए आज सुबह पेशेंट को देना है तो कल रात को ही भिगो दिया था, ये सुबह उस पाउडर और पानी दोनों को पेशेंट को बिना कुछ खिलाए पिला देना। फिर उसके आधे पौन घंटे बाद में ये, और इसके बीच का जो 45 मिनट से 60 मिनट का टाइम होता है उसमें उसको बोल देना कि तेरे को रनिंग करके आनी है। अब मान लो पेशेंट ओल्ड एज है, रनिंग पॉसिबल नहीं है, तो फास्ट वॉक का बोल सकते हैं। ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। और क्या करोगे इसमें, और इसमें करोगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्या करोगे लाइफ स्टाइल में, दिवा स्वप्न बंद, पहली बात। दूसरा, खाने का तेल उस आदमी के लिए ओनली सरसों। चौथा, गेहूं चावल बंद। फिर क्या खाएगा, यव की रोटी। पांचों, रात को सोते टाइम 2 से 4 ग्राम, लूज मोशन ज्यादा नहीं हो इस चीज का ध्यान रखें, 2 से 4 ग्राम त्रिफला उसको आप दे सकते हो इस चूर्ण के अलावा। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है या पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है साथ में, ठीक। और 1 आवर की फास्ट वॉक, मतलब उसको 1 घंटा तो दिन में ऐसा जरूर निकालना है कि उसको पसीना आए। ये पेशेंट मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 5 साल पुराना पेशेंट है, मेटफॉर्मिन ग्लिम्प्राइड खा रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप और अगर ऐड करना चाहो तो एक BCR 34 करके ड्रग आती है, टेबलेट आती है एमिल की, वो ट्राई कर सकते हो। उससे बढ़िया बसंत कुसुमा का रस, गोल्ड वाला। पेशेंट पैसे वाला हो तो गोल्ड वाला,
नहीं तो सादा आता है, दूध पापड़ी प्रेशर का मंगा लेना, एक एक गोली ये दे देना सुबह शाम, उसका जीवन सफल हो जाएगा और तुमको जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ठीक है, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत सारा इसका जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट था वो पढ़ने के बाद में। थर्ड कोटेशन कहता है विसंति प्रमेहा भवन्ति, और स्टार्टिंग लिख दिया त्रिदोष कोप निमित्त। त्रिदोष है 20 प्रकार के प्रमेय। अब क्या लिखता है, एवं खलु निदान दोष दुष्य विशेषभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रति विशेषा भवन्ति। इधर देखो, दो बात है, एक है विकार विघात भाव, एक है अभाव। विकार विघात, इसका मतलब क्या लग रहा है तुमको? बीमारी नष्ट हो रही है या इलाज नष्ट हो रहा है? बीमारी जो है वो नष्ट हो रही है या उसके इलाज के अपोजिट मेडिसिन की बात बोल रहा है? विकार के विघात का भाव मतलब इलाज की बात कर रहा है, ट्रीटमेंट की बात, ठीक होना। तो विकार विघात भाव का मतलब है रोग ठीक होना, और इसके अभाव का मतलब है रोग ठीक नहीं होना। अब ये लाइन बहुत सिंपल है, कहता है रोग के ठीक होने और नहीं होने में कारण है कौन? निदान दोष दुष्य विशेष रूप से। कारण क्या है, दोष क्या है और दुष्य क्या है, ये इस बात को तय करेंगे कि ये वाली बीमारी ठीक होने लायक है कि नहीं है, मतलब साध्य है कि असाध्य। अब तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए यार थोड़ी सी। दोष दुष्य वाली बात हमेशा किस में होती है? प्रमेय। याद आया? ज्वर, ऋतु और दोष, प्रमेय दोष और दुष्य और पुराण गुल काल में आगे बढ़ने। इस दुनिया में 3 ही अपवाद है, बाकी साध्य असाध्य की परिभाषा क्या कहती है कि दोष और दुष्य सेम टाइप के हो नेचर में तो बीमारी मुश्किल से ठीक होगी। जैसे मान लो पित्त दोष है और रक्त दुष्य, इसका मतलब डिजीज जो है वो एडवांस हो चुकी है पेशेंट के अंदर, मुश्किल से ठीक होगी। दोनों की प्रकृति एक जैसी, क्योंकि जिन्होंने पित्त को कुपित किया उन्होंने रक्त को भी बहुत ज्यादा कुपित कर दिया। लेकिन प्रमेय एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें दोष और दुष्य समान होने पर वो साध्य होता है, जैसे कफज प्रमेय है। तो मुख्य दुष्य मेद है, मेद और कफ एक जैसे, और समक्रियत्वात् दोनों का ट्रीटमेंट एक है, मेद का और कफ का, इसलिए सुख साध्य हो जाता है। अब AR टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि कफज प्रमेय साध्य होते हैं क्यों? दोष और दुष्य के एक समान होने के कारण। और इसका जो रियल आंसर है वर्ड टू वर्ड श्लोक में वो है इधर। और यहां से एक और AR टाइप का क्वेश्चन बनता है कि A है कि वातज प्रमेय असाध्य है, R है ये महाअत्यायित्वात्, इमरजेंसी की कंडीशन होती है बॉडी में तब वातिक प्रमेय होते हैं, इसलिए असाध्य। और दूसरा विरुद्ध उपक्रमत्वात्, पैतिक प्रमेय याप्य होते हैं, ये A हो गया, और R है विरुद्ध उपक्रमत्वात्। पित्त की चिकित्सा शीतल है, मेद की चिकित्सा उष्ण है, विरुद्ध चिकित्सा होने से याप्य। कफ 10 सद समक्रियत्वात्, कफ की चिकित्सा है रुक्ष और उष्ण, और यही चिकित्सा किसकी है? मेद की। आगे बात समझो, लेकिन ये केवल इस केस में ही होगा, मतलब इन 3 केस में। अब ज्वर की जो पिक्चर है वो चिकित्सा स्थान में है, इससे रिलेटेड कि वर्षा शरद और बसंत का पित्तज और कफ सुख साध्य होता है, जबकि ऋतु समान होने पर तो रोग ज्यादा डोमिनेंट होना चाहिए था, ज्यादा एडवांस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो वो आगे की कहानी है, वो आगे के चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। चलिए, अब ये इनके कारण हो गए, निवारण हो गए। अब पढ़ते हैं अपन चैप्टर। अबे समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल, कुछ पल्ले पड़ा ना या फिर ऐसे ही सब रायता हो गया? आया ना? ठीक है। पता है क्या पूछना इसलिए जरूरी है, उससे पता लगता है कि कितना बताना है और कैसे समझाना है।
5वां कोटेशन, प्रमेय प्रकरण शुरू होता है यहां से, और यहां निदानों को नहीं पढ़ूंगा मैं, लास्ट लाइन पढ़ूंगा। श्लेष्म मेदो मूत्र संजननम स सर्वो निदान। जो भी चीज कफ बढ़ाएगी, मेद बढ़ाएगी, मूत्र बढ़ाएगी, वो इसके निदान होगी। अब ये लाइन आ जाए किसके? प्रमेय की। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो छठा कोटेशन डायरी में लिखने जैसा, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेष, बहुत छोटा सा कोटेशन कि भाई जिसमें द्रव की बहुलता हो, द्रव गुण क्लेद। और प्रमेय का आयुर्वेद में एक लक्षण दिया हुआ है, प्रभूत आविल मूत्र। Increased frequency of micturition with turbid urine, प्रभूत आविल मूत्रता। ये प्रमेय का वाग्भट और सुश्रुत का टुकड़ा है। क्रम आगे पीछे हो जाता है, वो सुश्रुत वगैरह में देखिए। अब काम की बात सुन, ये तय रहा कि सभी प्रमेयों में मूत्र की अधिकता होती, और बिना द्रव और क्लेद के मूत्र नहीं हो सकता, इसलिए प्रमेय में द्रवता ज्यादा होती है। और दूसरा ज्यादा क्या होता है? शरीर श्लेष। अभी इतनी सिंपल सी लाइन है जो साफ बोल रही है चिल्ला चिल्ला कि भैया मैं प्रमेय हूं, फिर भी नहीं करते, पता नहीं क्या ही आंसर कराते। प्रभूत द्रव श्लेष्म दोष विशेष। अब वो ऑप्शन तो अपने हिसाब से देगा ही, वो वहां पर ग्रहणी देगा, वो प्रमेय देगा, वो आपको विसूचिका देगा, है ना, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? प्रमेय का। नेक्स्ट देखो 7वां कोटेशन, प्रमेय के दुष्य लिख दिए मैंने। रस से लेके ओज तक अस्थि गायब बीच में से, वसा क्लेद लसीका, चरक चिकित्सा सात, प्रमेय चिकित्सा में क्लेद के स्थान पर अम्बु। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? वकील याद कर लेना तुम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 9वां कोटेशन। 9वें कोटेशन में कफज प्रमेयों के बारे में लिखा है कि कफ के 10 गुणों के कारण 10 प्रकार के कफज प्रमेय उत्पन्न होते हैं। पहली लाइन के लास्ट में संप्राप्ति भी लिख दिया आपने, शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म दोष मिश्रम प्रविशन मूत्राश्यम मूत्रतम आपाद्यमानम श्लेष्मिकेर भीर 10 भीर गुणेर उपसर्जते वेशम में युक्त तद यथा। अब कफ के 10 गुण दिए हुए, श्वेत शीत मूर्त पिच्छिल अच्छ स्निग्ध गुरु मधुर सांद्र प्रसाद और मंद। नेक्स्ट 10 प्रकार के कफज प्रमेयों की उत्पत्ति। अब इन 10 प्रकार के जो प्रमेय है इनकी नाम देखें। 10 कफ के गुण थे, अब 10 कफ के जो प्रमेय उनके नाम क्या कहता है? उदक में, इक्षुवालिका में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, स्नेर में, आलाल में। इधर देखो, चरक के कफज प्रमेय और सुश्रुत के कफज प्रमेय के भेदों में ये बेसिक डिफरेंस। चरक ने आलाल में, और कौन बच्चों लोग बताएगा कौन? स्क्रीन कंप्लीट नहीं दिख रही? कंप्लीट ही तो दिख रही है। अरे बोलो, सही दिख रही ना स्क्रीन? अच्छा अब तो आगे निकल गए। अब देखो, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अब सुनो, अरे हाँ ना बोलो भाई, दिख रही है ना? अरे मूर्खों, अरे बोलो। क्या? हाँ दिख रही है, ठीक। अब सुनो, चरक में, आलाल में, ये कौन बताएगा? दूसरा वाला जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अरे कोई तो मन की बात पढ़ लो। शीत में मत करना भाई,
आलाल में और शीत में एक स्थान पर, सुश्रुत में, फेन में और लवण में। अब ऐसे याद करना कि चरक की आसी, चरक की आसी सुश्रुत में फैल हुई, कोई आसी नाम की है तो नहीं ना, ये सिर्फ ट्रिक है ना। चरक की आसी सुश्रुत में फैल हुई, ठीक। आसी मतलब आलाल में और शीत में, और सुश्रुत में फैल हुई मतलब फैन में और लवण। अब आ जाओ 11वां कुटुंब, ते 10 प्रमेय साध्य। ये 10 प्रमेय साध्य है, क्यों? मेद और कफ के समान गुणों के कारण, समान गुण मेद स्थान कफस्य प्राधान्यत्व, और इस बात को मिला के बनता है समक्रियत्वात्। आई बात समझ? नेक्स्ट अगला देख, 10 प्रकार के कफज प्रमेयों के लक्षण उदक में। अब देखो यहां पर आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज मेलाइटिस के 2 टाइप थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। फर्स्ट वाला पहले हो जाता है एज में, मतलब कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस ये दूसरा। अब डायबिटीज इंसिपिडिस जो है, ये तो पूरा इंसुलिन का खेल था। इसके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक है, तो ये मूत्र की मात्रा को बढ़ाएगा घटाएगा। इस हार्मोन की प्रेजेंस से मूत्र की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? इस हार्मोन की प्रेजेंस में मूत्र की मात्रा, क्वेश्चन तो सुनते ही नहीं है, जय माता दी। इस हार्मोन की प्रेजेंस में मूत्र की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? जूता निकाले, जूता लाना भाई। कम होगी ना, इसका काम है मूत्र की मात्रा कम करना। अब एक गेट है, उस पर गार्ड रख रखा है कि यहां से इतना ही पानी बाहर जाना चाहिए, तो गार्ड है, तो आदमी की हिसाब सोच लो कि यहां से हर घंटे 50 आदमी ही जाने चाहिए। अब गार्ड की ड्यूटी जो है वो 1 घंटे में आधा घंटा ही रख दी, तो बाकी आधे घंटे में तो ज्यादा जाएंगे ना। तो एडीएच की कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, कमी से बढ़ेगी। मैंने कमी वाला नहीं पूछा था, मैंने तो पूछा था इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये मूत्र की मात्रा को कम करेगा। क्लियर? अब एडीएच जो है वो अपना काम करता है नेफ्रॉन की जो पीसीटी डीसीटी एनले लूप होती है वहां। ये क्या करेगा कि वाटर जो है उसके यूरिन के साथ में लॉस को कम करने का काम करेगा। अब ये खुद ही कम हो गया तो वाटर लॉस बढ़ जाएगा, और वाटर लॉस बढ़ने का मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस का इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो, अगर मूत्र बार बार जाए कोई और मात्रा में ज्यादा जाएगा तो उसको प्यास कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? इस बार सच में जूता आ जाएगा अगर गलत बोला। कोई बार बार मूत्र त्याग कर रहा है तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी कि कम? ज्यादा लगेगी। इसका मतलब शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो दिन भर में जो सामान्य व्यक्ति मूत्र त्याग करता है उसमें जो कलर आता है येलोइश, उसका कारण है बॉडी के वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो यूरिन के साथ निकल रहे हैं और उसमें जो यूरोबिलिवर्डिन है वो निकल रहा है। क्लियर?
लेकिन अगर कोई आदमी सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना ज्यादा यूरिन पास करे तो उस येलोनेस की कंसंट्रेशन 10 गुना कम होगी कि नहीं होगी? होगी। अब ऑलमोस्ट येलोनेस गायब भी हो जाएगी और जल के समान वर्ण वाले मूत्र का त्याग करेगा। इसलिए डायबिटीज इंसिपिडिस को उदक में नाम दिया गया। जल के जैसा प्रमेय मतलब जल समान मूत्र जिसमें त्यागा जाता है वो प्रमेय। और जल कैसा होता है? अच्छम, सितम, शीतम, निर्गंध और बहु है तभी तो है ये प्रमेय, बहुद्रवश्लेष। इसको क्या बोलते हैं? उदक में। दूसरा इक्षु बालिका रस में, ये है भैया मिलाइटिस। इक्षु बालिका क्या? गन्ना। गन्ने का रस कैसा होता है? गाढ़ा, मीठा और कलर कैसा होता है उसका? टर्बिड। अत्यर्थ मधुरम शीतम ईशत पिच्छलम आविलम, अत्यंत मीठा, शीतल, ईशत पिच्छल चिपचिपा हल्का और आविल मतलब उसका गंदला कलर होता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। कांडेक्षु रस संकाशम, ये इक्षु बालिका रस, ये एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं इसको, मिलेटिस को। द थर्ड वन इज सांद्र में। देखो अगर यूरिन का गाढ़ापन गन्ने के रस के गाढ़ेपन से भी बहुत ज्यादा है तो उसको सांद्र में कहते हैं। और सांद्र में की एक खास बात है कि यूरिन के अंदर आपको गाढ़ापन कंपेयर टू शुगर कैन जूस ज्यादा दिखेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सेमी सॉलिड होगा। यूरिन तो यूरिन होगा ना, वरना तो यूरिन तरह से पास ही कैसे होगा। लेकिन इस यूरिन को जब अपन स्टोर करके रख देते हैं तो इसमें सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सांद्र में। यस्य प्रियोसितम मूत्रम सांद्री भवति भागी। परियुषित मतलब पुराना। तो पात्र में रखा हुआ मूत्र अगर गाढ़ा होने लग जाए, मतलब गाढ़ा पार्ट उसका नीचे बैठने लगता है और जलियांश ऊपर आने लगता है, ऐसे को बोलते हैं सांद्र में। तो तीसरा कवच प्रमेय हुआ। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, सांद्र प्रसाद में। अब इस बात को थोड़ा समझना, सांद्र में और सांद्र प्रसाद में ज्यादा फर्क नहीं है। इसीलिए सुश्रुत ने सांद्र प्रसाद में को सुरा में कहा, डिफरेंशिएट करने के। कैसे समझना? सांद्र में का अर्थ वास्तव में शाब्दिक रूप से तो ये होता है कि पूरा मूत्र गाढ़ा हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो खुद द्रव अवस्था में आया था वो केवल बर्तन में रखने मात्र से सेमी सॉलिड या सॉलिड नहीं हो सकता अपने आप। कंपैरेटिवली उसमें गाढ़ापन ज्यादा हो सकता है सांद्र में। सांद्र प्रसाद में कहता है कि मूत्र जो है उसमें तले में गाढ़ा पदार्थ जम जाता है और बाकी पूरा ऊपर के भाग में द्रव पदार्थ पड़ा रहता है। अब इसको ऐसे समझो, सांद्र में वाली स्थिति तो है, ये देखो ये एक पात्र है, उसके अंदर मूत्र रखा हुआ था और अब क्या हुआ, यहां तक तो कुछ गाढ़ा मटेरियल जो है वो है और उसके ऊपर ये मूत्र है। तो ये तो हो गया सांद्र प्रसाद, वो सांद्र में। और सांद्र प्रसाद क्या होगा, इधर देखो, प्रसाद का मतलब स्वच्छ। ये भाग तो हो गया गाढ़े वाले का और बाकी जो है भाग वो सब द्रव है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं इस द्रव की भी विस्कोसिटी बढ़ती है, गाढ़ापन बढ़ता है। तो जो बिल्कुल सबसे साफ है, स्वच्छ है, वो ऊपर है। तो ये तो हो गया सांद्र, ये हो गया प्रसाद। अब इसमें सांद्र भाग ज्यादा है इसलिए इसको सांद्र में कह दिया और इसको सांद्र प्रसाद में कह। आगे बात समझो। अब इसमें फर्क समझना, कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों लाइनों को। इसमें लिखा है यस्य प्रियोसितम मूत्रम सांद्री भवति, बस सांद्री भवति मतलब सांद्र में। और सांद्र प्रसाद में एक जोरदार चीज लिखी है, सहन्यते मूत्रम किंचितम किंचितम प्रसीदत। कुछ मात्रा में तो मूत्र नीचे जम जाता है और कुछ मूत्र स्वच्छ भाग के रूप में ऊपर पड़ा रहता है, वो है सांद्र प्रसाद। ठीक। चौथा लिख देना, सुश्रुत ने इसे सुरा में का है। सुरा में भी तो ऐसा ही होता है, गाढ़ा भाग नीचे, पकजा मेवा पढ़ा था पढ़ना।
नेक्स्ट वन इज शुक्ल में, और शुक्ल में साफ लिखा है शुक्लम पिष्टि निवम मूत्र, चावल की पिष्टि जैसा मूत्र, ये शुक्ल में। नेक्स्ट शुक्र में, स्पर्मेटोगिनियम, शुक्र आभम शुक्र मिश्रम मुहुर मुहुर मेहती यौन, ये शुक्र। नेक्स्ट शीत में, अब सुनना, अत्यर्थ मधुरम शीतम, ये इतना सा टुकड़ा तो इक्षु बालिका में का भी था, लेकिन उसमें आगे पिछलम आविलम था, यहां लिखा मूत्र मेहती यो वृक्ष, तो ये शीत में। और इसको इंपॉर्टेंट करना, इक्षु बालिका का मैंने गन्ने की तीनों क्वालिटी बताई तुमको, गाढ़ा है, चिपचिपा है, मीठा है, गंदला है, और ये तो केवल मधुर और शीत, इसमें वो नहीं लिखा हुआ पिछलम आविलम, ठीक। नेक्स्ट सिकता में, किसी स्टोन वाले पेशेंट की रिपोर्ट देखना, उसके अंदर ऐसे आता, देखो एपिथेलियल सेल्स प्लस प्लस, बैक्टीरिया प्लस प्लस, ब्लड या आरबीसी प्लस, फिर आता है क्रिस्टल्स प्लस प्लस। ये क्रिस्टल क्या है? ये जो स्टोन बन रहा है या जो स्टोन बन चुका है उसी के टुकड़े हैं। अब मूत्र वहां से रिश्ता है तो उसके टुकड़ों को ले आता है, तो उन्हीं सिकता का होता है रेत के दाने, तो ये सिकता में है। और साफ लिख दिया मूर्तान मूत्रगता, मूर्त भाग निकलता है मूत्र। मूर्त का मतलब होता है फिजिकली हार्ड सॉलिड पार्ट, उसमें टुकड़े निकलते हैं मिट्टी जैसे स्टोन, वो सिकता। नेक्स्ट स्नेर में, अब देखो मजे की बात सुनो, मंदम मंदम अवेगम क्रचरम यो मूत्रियेत शनि, धीरे धीरे वेग रहित, क्रच पूर्व मतलब कष्ट के साथ जो मूत्र का त्याग करता, उसको बोलते हैं स्नेर में। ये पहला प्रमेय है जिसमें मूत्र क्रचता पाई जाती है। क्वेश्चन आता है मूत्र क्रचता या क्रचता के साथ मूत्र त्याग किस प्रमेय में? स्नेर में। नेक्स्ट आलाल में, बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर बोन के बाद में और कोई होता है तो वो होता है प्रोटीन। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक जो कंडीशंस होती है उनके बारे में आपने सुना होगा। ऑटो इम्यून टाइप की स्थिति है, आइडियोपैथिक रीजंस मानते हैं, कॉज अननोन है, इटियोपैथोजेनेसिस अननोन है। अब होता क्या है, देखो इधर देखना, ये एफरेंट पार्ट है किसी आर्टरी का, ये इफरेंट, ठीक है। यहां पर बोमेन कैप्सूल और इस बोमेन कैप्सूल से यहां पर क्या है, फिल्ट्रेशन है। इस वाले पोस्ट में फिल्टर्स नहीं, यहां से तो वाटर और उसका आयंस का मामला शुरू हो जाए। अब देखो इस ब्लड के अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं वो ग्रीन कलर के, ये मैं ग्रीन कलर से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। सामान्य अवस्था में जब ये झिल्ली इस ब्लड को छानती है नेफ्रॉन वाली, तो ये प्रोटीन इधर नहीं आता, लेकिन कुछ डिजीज में इस झिल्ली की ट्रांसपेरेंसी बदल जाती है। आप ऐसा मान लो कि किसी डिजीज के कारण नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें बड़े छेद हो जाते हैं, और छेद बड़े होते हैं, यहां से कौन आने लग जाएगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन इकट्ठा होगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जाएगा, वहां से सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में इसके कहां जाएगी, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर मूत्र त्याग करेगा तो उसमें क्या आएगा, प्रोटीन।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटीन को अगर किसी सॉल्वेंट में मिला दिया जाए तो वो घुला हुआ प्रोटीन कैसा दिखता है? अगर किसी ने हॉस्पिटल में काम किया है, स्पेशली गैस्ट्रो के हॉस्पिटल में, जहाँ लीवर डिजीज के पेशेंट हो, माल न्यूट्रिशन के, टीबी के पेशेंट हो, तो लीवर डिजीज में क्या होता है, एसाइटिस होती है तो फ्लूइड लीक करता है, और जब फ्लूइड लीक करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसके साथ में, उस फ्लूइड के साथ में कौन जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीक होती है। और जब उस पेशेंट में टैपिंग करके उस फ्लूइड को निकालते हैं, एकदम गाढ़ा गोंद जैसा, गोंद से थोड़ा सा पतला मान लो, लार जैसा, ये तो लिखा है आलालमी। तो मूत्र में अगर एल्ब्यूमिन आने लग गया तो मूत्र कैसा हो जाएगा? लार जैसा। तंतुबद्धम इव आलालम पिच्छलम यह प्रमेति। अब इक्ष्ु बालिका से कंपेयर करो तो मधुर नहीं है, ये शुगर नहीं है, प्रोटीन नहीं, इसको आलालमी कहते। ठीक। और सुश्रुत ने इसको नहीं माना और इसको नहीं, इनकी जगह दो नए दिए, फैन में और लवण में। ये 10 प्रकार के कफज प्रमेय। तो नेक्स्ट आपका आता है पित्तज प्रमेयों का कंसेप्ट। यहां भी पिक्चर वही है, पित्तज निदान लिखे, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। 25वां कोटेशन है, पित्त के 6 गुण बता रहा है और उनसे ये 6 प्रकार के प्रमेय, 6 गुण यहाँ नीचे दे दिए, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, जो भी, ये 6 प्रकार के हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी कुछ ट्रिक बता दो। ट्रिक क्या बताऊं? क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठ, हरित, कलर ही कलर दिख रहे हैं मुझे। देखो, क्षार, काल, लोहित, ये तो शाकाल नहीं हो गए क्या? फिर नील में, मंजिष्ठ में और हरिद्र। अब ऐसे याद कर लो, शाकाल ने माना हरि को, शाकाल ने माना हरि को, ये क्या? 6 पित्त प्रमेय। यूजी के हिसाब से बता रहा हूँ, पीजी वालों को तो, जो फाइनल में, उनको तो पता चले, वैसे याद हो गया। अब एक लाइन लिखो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे चुपचाप लिख लेना, सवाल जवाब बाद में। काल के प्रभाव से सुश्रुत अम्ल हुआ। आगरा गए, पेठा लाए, 4 किलो ले आए, फ्रिज में रख दिया, देना नहीं है किसी को, अपन ही खाएंगे। घर पे मेहमान आए, उनको वही सोन पपड़ी, 2 बिस्किट और नमकीन, पेठा बाहर नहीं आना चाहिए। अब हुआ क्या, उसके अंदर वैसे तो खूब उन्होंने चाशनी डाल रखी है प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन समय की सीमा होती है भैया। 1 महीना खा लो फ्रिज में रख के, उससे ज्यादा क्या ही करोगे उसका। अब वो चाशनी जो है वो खट्टी होने लगती। क्यों? ज्यादा लंबे टाइम तक पड़े रहने से बैक्टीरिया ने उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिड। वही खट्टापन। अब टाइम के कारण चीजें क्या हो जाती है? खट्टी। पैतिक प्रमेयों में चरक ने काल में माना, जबकि सुश्रुत ने काल में के स्थान पर अम्ल में माना। बाकी सब सेम। आ जाओ इधर। 27वां कोटेशन, पैतिक प्रमेय याप पे होते हैं, कारण विरुद्ध उपक्रमत्व। लिखवा दिया शुरू में, समझा भी दिया। नेक्स्ट,
29वां कोटेशन। अब इसमें 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय है। जैसा नाम है वैसे लक्षण है, कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं। गंध वर्ण स्पर्श जिसका क्षार जैसा है वो क्षार में है। श्याम कैसा, बोले श्याम जैसा, तो वैसी बात होगी। काल में, ये मजेदार चीज, मसी वर्णम अजस्र, लिखो मसी कल्पना, नीचे लिख देना रस शास्त्र की एक कल्पना। कोई बताएगा क्या होता है ईमानदारी से, अगर किसी को पता हो अपनी कॉलेज के थ्रू, मसी कल्प क्या हो। अब कोई अगर किसी को आता है तो जल्दी, नहीं तो मैं लिखूं। अरे छोड़ो ना सर, आप ही लिखवा दो, फीस दे तो रखिए। लिखो किसी औषध द्रव्य को बंद मुख वाले पात्र में जलाने पर प्राप्त हुई काली राख मसी कहलाती। क्या सर इतना लिखूंगा क्या मैं? ये मसी कल्प। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि काल में मूत्र कैसा होगा, एकदम डार्क काला, मसी वर्ण। एग्जाम में कुछ ना आ जाता है मसी होने, तोते उड़ गए भाई के। मसी कौन मसी? उसमें मेसी याद आता है, ये कट तो नहीं गया, ये नहीं कट गया, तू कटने वाला है। मसी वर्ण मतलब काले वर्ण, काल में, है ना, ध्यान देना। नेक्स्ट, सुश्रुत नहीं मानता इसको। अब देखो, नील में एक पक्षी होता है नीलकंठ। अब तुमको क्या पागल बना रहे हो, नीलकंठ तो महादेव, तो महादेव के अलावा और किसी का भी तो हो सकता है गला। महादेव तो आदमी थे, पक्षी थोड़ी है। नीलकंठ एक पक्षी होता है जिसका गला नीला होता है। 50 पक्षी निकल, 50 पक्षी के जैसे, बस हो गए नीला नीला। अब ये पता होना चाहिए 4 पक्षी नीला हो, किसी को लाल याद आ जाए, किसी को काला याद आ जाए, तो उसके नंबरों पे, मार्कशीट पे, रिजल्ट पे काली पूछ जाएगी। गया क्वेश्चन, इजी गलत मतलब सिलेक्शन गया। तो एक ही क्वेश्चन होता है जो पढ़ने वाले के सिलेक्शन को करवाता है या रोकता है। सही बता रहा हूं? एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, है ना, और 4 मार्क्स पे होते हैं कम से कम 70 जन, 80। बात समझ आ रही है? अब इतनी तो सीटें होती है, और कितनी होती है, 80 में निपट जाएगी काम काम की सीटें। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, जगा रहा हूं, सही बता रहा हूं। एक एक नंबर की वैल्यू समझा रहा हूं, इतना ध्यान से। हर क्वेश्चन तुम्हारे सिलेक्शन को करवा रहा है, हर क्वेश्चन तुम्हारे सिलेक्शन को काट रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलो। रक्त में विश्रम लवणम उष्णम च रक्त में हिति योग। विश्र है, लवण है, उष्ण, ये कौन सा? रक्त में। नेक्स्ट, मंजिष्ठा के जैसा, मंजिष्ठा का जो पात होता है उसके जैसा जिसका रस होता है वो मंजिष्ठा में। बस विस्तृत ध्यान रखना कि 2 में आता है, रक्त में और मंजिष्ठा। हरिद्रा, क्या बोले, हल्दी जैसा। कटुकम, ये प्रण, ये काम की चीज है, और हरिद्रा का रस भी कटु होता है। ये 6 प्रकार के पैतिक प्रमेय। नेक्स्ट, 4 प्रकार के वातिक असाध्य प्रमेय। निदान वात के सामान्य नहीं पढ़ेंगे,
नहीं पढ़ेंगे मतलब मैं तुम पे इतना भरोसा कर रहा हूँ। पीजी वाले तो टच मत करना, पीजी वाले तो वही पढ़ना जो बता रहा हूँ। यूजी वाले उन चीजों को, जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये तो जनरल सी बात है, ये तो सामान्य बात है, इसमें तो बात के सामान्य निदान, उसकी हल्की फुल्की रीडिंग जरूर लगाते रहना, ताकि जब वहां कॉपियां भरने की बारी आए और सोचो बात किस किस से कुपित होती है, हवा उड़ जाती है। रेगुलर में थोड़ा बहुत देखते रहते, फिर काम की चीज पढ़ ली अच्छे से, तो बस दिमाग में रहता है कि अच्छा ऐसा कुछ लिखना है। चलो कहानी वही है, भातिक निदानों का सेवन किया, दोष कुपित हुए और वसा आदि मूत्रवायु शोधों में गए और वहां पर वसा में उत्पन्न कर दिया। फिर मज्जा में गए, मज्जा में उत्पन्न हो गया। फिर लसिका में गए, लसिका में उत्पन्न हो गया। फिर ओज में गए, ओजो में उत्पन्न हो गया। बोले तो कौन? मधु में। अब आगे देख क्या कहता है। खलवत से अति मूत्र प्रवृत्ति संगम करोति तदा से मत इव गजम शरत्य अस्रम मूत्रम अवेगम तम हस्ती में हीनम आचक्षत। अब पहले नाम बता देता हूं क्योंकि इसने गड़बड़ करी है चरक खुद में। वसा में है, मज्जा में है, लसिका में है और ये मधु में। ये चार वातिक प्रमेय। ठीक है बाबू। अब इधर देखो, यहां मधुमेह का है, चरक ने चिकित्सा स्थान में सो क्या बोल दिया, ओजो में। एंड चक्रपाणी ऑल्सो। चक्रपाणी ने भी मधुमेह को ओजो में कहा। क्लियर है? अब काम की बात सुनो। दोष गए, कुपित हुए, वसा को दूषित किया, वसा में हो गया। मज्जा किया, मज्जा में हो गया। लसिका किया, लसिका में हो गया। ओजो किया, ओजो। इसलिए तो बोला था कि मधुमेह का मुख्य दुष्य ओज। अब ये यहां पर, अबे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यही तो है। अच्छा सुनो, आगे सुनो, चलो ठीक है। अब आगे क्या लिखता है इसमें, यार गड़बड़ होगी। रुको, लस्सी का नहीं आएगा ना, ये हस्ती में है, हस्ती। ठीक, अब इधर देखो, हस्ती में आगे जाके कन्वर्ट होगा, बताऊंगा। एक बार के लिए हस्ती में लिख लो। अब हस्ती में के लिए क्या बोल रहा है, ये लाइन एग्जाम में आती है इसलिए इतनी माथाफोड़ी कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं पता था। इसकी हिंदी आती है, क्या कहते हैं, वेग रहित मदमस्त हाथी की तरह मूत्र त्याग करता है। कौन सा रोग? हस्ती में। और से तदा से मत एवं गजम सरत्य मूत्रम अवेगम है ये, से हस्ती नाम में ही नाम आज। फिर ओज वाली बात लाइन आ गई। अब आगे इनको भेदानुसार पढ़ते हैं, वहां अलग समझना है। अब देखो वातिक प्रमेयों की, चारों वातिक प्रमेयों की असाध्यता का कारण महात्यक्त्वात् प्लस विरुद्ध उपक्रमत्वात् च दोनों, और इनके नाम वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में। वो मधुमेह वाली बात है। अब सुश्रुत से कंपेयर करो। चरक, सुश्रुत, कोई फर्क नहीं है। एक फर्क है में। ये जहां मज्जा में मानता था वहां ये सर्पी में मानता, बस। दूसरा फर्क अगर चाहो तो वैसे है नहीं। ये मधु में या ओजो में कहता है और इसने शोद्र में कहा है। शोद्र कौन है? मधु ही तो है। अब मैंने ऐसे याद कर रखा, सह से सुश्रुत, सह से सर्पी, सह से शोद्र। जो चेंजेज है वो सब चरक वालों। आई बात समझ?
अब इधर देखो, एक चीज और बता दूं, ये चलो, ये एक ही है कि अलग अलग है, कि या कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, या फिर शोध कुछ होता ही नहीं है। डिफरेंट है कैसे? डिफरेंट कैसे हुए? शोध शहद है, ठीक है, शोध क्या है? यस, ये चूर्ण या रज मतलब पाउडर का पर्याय, और ये मधु मतलब हनी का पर्याय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चारों प्रकार के प्रमेयों के लक्षण। अब वैसे तो वहां बता दिए, यहां और बता रहे। वसा में साहब लिख दिया वसा जैसा, मज्जा में लिख दिया मज्जा जैसा, अस्थि में वापस वही लाइन लिख दी, अस्थि मतम इव अजस्रम मूत्रम शक्ति योग। मधु में इंपॉर्टेंट करो, कषायम मधुरम पांडु वृक्षम नहेति यो नर। अब वो कहानी क्लियर कर लो जो मैं तुमको बता रहा था, लिख दो। चरक में लिखना, चरक चिकित्सा में हस्ती मेह को लसिका में बोला। क्योंकि ऊपर लस्सी का दिया हुआ था, फिर हस्ती भी दे दिया था ना, फिर वसा भी दे दिया, मज्जा भी दे दिया, मत तो 5 हो जाते हैं ऐसे तो हस्ती में ही क्या है? लस्सी का। मधु में, अब मधु के बारे में सोचो, मधु कषाय है लेकिन मधुर है, पांडुर कलर हो सकता है मधु का, और रुक्ष होता है। अब जो मधु जैसे मूत्र का त्याग करेगा वो मधुमेह होगा। इति चत्वारे वात को उपनिमित्त, ये बनेंगे टेबल। अब आ जाओ, ये तो रही तुम्हारी आशी, और ये इधर हो गई फैल सुश्रुत में। चरक सुश्रुत याद रखना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, पता है। अब यार तुम कहोगे खुद का ही बोलने लग जाती। अच्छा टीचर वो होता है जो ये बताए कि नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, क्या नहीं पढ़ना है ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया का और पूरे आयुर्वेद ज्ञान अपन थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन अपने को वो नेसेसरी पढ़ना है जिससे अपना सिलेक्शन अच्छी कॉलेज और अच्छी रैंक से हो जाए। भले ही उसके लिए अपने को 4-5 क्वेश्चन जो है वो छोड़ने पड़े, लेकिन इन 4-5 क्वेश्चन को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो 30% सिलेबस कम हो जाएगा। दूसरा, सिस्टमेटिक पढ़ना। चरक सुश्रुत वाग्भट मैं सिर्फ भेदों में लिख पाता हूं, बाकी जहां पर जब भी अपन तुलनात्मक अध्ययन की बात करते तो मैं सिर्फ चरक सुश्रुत का या चरक वाग्भट का ऐसे कर पाता। ऐसे नहीं चरक सुश्रुत वाग्भट माधव योग रत्नाकर, अबे बच्चा पागल हो जाएगा वहीं पे कि भाड़ में जाने दे इसको, इतना को याद। आज चरक पढ़ रहे हैं, फिर सुश्रुत पढ़ेंगे, फिर वाग्भट पढ़ेंगे, फिर माधव पढ़ेंगे, फिर योग रत्नाकर, तो एक एक ग्रास छोटा छोटा देंगे तो वो डाइजेस्ट कर लेगा। अभी उसके मुंह पूरी रोटी का टिफिन भरा हुआ है, वो दे मारा, वो नहीं खाएगा। चलो, काल के प्रभाव से सुश्रुत भैया कैसे हो गए? हम लोग हैं अस्थि में इज इक्वल टू लसिका में, मधु में इज ओजो में। ये तो चरक खुद के ही चिकित्सा स्थान के अंदर लिखे हुए। अब ये हो गया सर्पी, ये हो गया शोध, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमेय के पूर्व। एक मजे की बात बताता हूं, बोर थोड़ी हो रहे हो तो भी पढ़ना है। निदान स्थान के
पुराने लेक्चर देखना, एक क्लास में शायद 5-5 चैप्टर हो रखे। अब सुनो बात को, ये निदान स्थानीय जो बेसिक्स है ना, कुछ चिकित्सा पढ़ाऊंगा ना तो डायबिटीज, मेलाइटिस और इंसिपिडिस वाली बात अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसको वहां याद नहीं आएगा वो जूता खाएगा। प्रमेय के पूर्व रूप लिखे हुए हैं। सुश्रुत ने कहा था मधुमेह के लिए, तुमको बड़ा मजा आएगा इस बात। कोई गाना है ना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, सुश्रुत ने इसके आगे गाया था, रुकते रुकते यूं ही बैठ जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही लेट जाता हूं मैं, और लेटे लेटे यूं ही सो जाता हूं। ऐसा कौन? मधुमेह का रोगी। सुश्रुत ने कहा कि मधुमेह का रोगी जब चलता है तो सोचता है थोड़ा रुक लूं, रुकता है तो सोचता है थोड़ा बैठ जाऊं, बैठता है तो सोचता है थोड़ा लेट जाऊं, लेटता है तो सोचता है थोड़ी सी झपकी ले लूं। रीजन है बाबू उसका क्या? अरे उसके ब्लड में कितनी शुगर पड़ी हो, खाना उसने कितने काजू किशमिश खा रखे हो, चक्कर क्या पड़ रहा है? उसकी सेल्स में, उसके टिश्यू में ग्लूकोज जा ही नहीं रहा, तो बेचारा चले कैसे? तो निंद्रा तंद्रा में रहता हो। ठीक, अब चलो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन के लास्ट, जटिली भावम के शीश। अभी आदमी आलसी हो जाएगा, इच्छा नहीं हो कुछ भी करना, तो बाल बनाएगा नहीं, तो जटिली भाव मेरी तरह रहेंगे ऐसे, मेरे फिर भी ठीक है उससे। प्रमेय के पूर्व रूप तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। माधुर्य माश्यम, मुख मधुरता, कर पादियो सुप्त दाहो। ये देखो थोड़ा सा वो है, चर्चा का विषय है, इसको बहुत संभाषण है। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है उसमें हाथ पांव के तलुओं में जलन होती है, लेकिन वो तो कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ तो इसके पूर्व रूप में दे रखा है। लेकिन अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कर पादियो सुप्त दाहो, सुन्नता और बर्निंग, ये न्यूरोपैथी है। ये अब यहाँ देखो आगे साफ साफ लिखा हुआ आ गया, ये इंसिपिडिस की बात कर रहा है। मुख तालु, कंठ शोषण, पिपासा, आलस, मल काय, खुद के शरीर को साफ नहीं रखेगा, आलस। काय छिद्रेषु उपदेहम, ये जो टुकड़ा है लिख दो, प्रमेय व कुष्ठ दोनों का पूर्व रूप। फिर वापस लिखा है परिदा सुप्तता च अंगेश। द नेक्स्ट वन इज षडपद पिपलिका भीश्च शरीर मूत्र अभिसरण। शरीर पर कीड़े मकोड़े या मूत्र त्याग जब वो करेगा तो उस पर कीड़े मकोड़े, क्योंकि ग्लूकोज है उसके अंदर, तो कीड़े मकोड़े मीठे की तरफ आते। विश्रम शरीर गंधम, मेद ज्यादा है तो स्वेद ज्यादा होगा तो विस्त्र गंध। निंद्रा तंद्रा च सर्व कालम, और हमेशा नींद और तंद्रा में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, प्रमेय के पूर्व रूप है, याद कर। नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रमेय। देखो पहली लाइन की लास्ट में क्या है, पूति मासम पिड़का अलजी, बस ये हो गया। प्रमेय पिड़काएं प्लस पूति मास। आपने डायबिटिक गैंग्रेन सुनी होगी, डायबिटिक फुट सुना होगा। इनमें जब अल्सर हो जाते हैं तो बहुत जल्दी हील नहीं करते हैं, क्योंकि सेल का डिफेंस बहुत कमजोर होता है, तो दूसरे बैक्टीरिया जो है, दूसरे माइक्रोब जो है बहुत इजीली यहाँ के टिश्यू को खराब कर देते हैं, तो ये उसका कॉम्प्लिकेशन। द नेक्स्ट वन इज कोटेशन नंबर 50, ग्रह धनुम अभि आहारेशु स्नान चंक्रमणाद विष्णु प्रमेय क्षिप्रम बेति नीड द्रुमी वंडजम। इसको डायरी में लिखना, पूछेगा वो किसके लिए कहा है, प्रमेय की। कहता है जो आदमी घूमने फिरने में, स्नान में, फिजिकल वर्क में, मतलब फिजिकल कोई भी वर्क होता है उसमें आलस करता है, उसके पास प्रमेय वैसे ही आ जाता है जैसे सुबह को पक्षी अपना घोंसला छोड़ के शाम को वापस घर आ जाता है। तो नीड द्रुम इव अंडजम, अंडज पक्षी, नीड द्रुम उसका घोंसला, जो पेड़ के ऊपर उसका वास होता है, तो नीड द्रुम इव अंडजम। इंपॉर्टेंट लाइन। इस तरह से प्रमेय निदान अध्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। कुष्ठ निदान अपन पढ़ेंगे कल।